हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल के थ्रू आपको एड्रेस कर पा रहा हूँ। वैसे तो मिलते रहते थे अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस के प्लेटफॉर्म्स पे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्यूरियस हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, जो एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो compete करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छा कैंपस चाहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो उनको मैं गाइड कर रहा था। बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत कुछ मैंने भी सीखा, बहुत कुछ आपको भी सिखाया। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस चैनल के थ्रू एटलीस्ट जो जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड ये सेगमेंट हमने शुरू किया है, जिसमें हम आपको रेलिवेंट न्यूज़ ला के देंगे। वो न्यूज़ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, वो न्यूज़ जहाँ से क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं। आप अगर क्लैट का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें सोर्सेज दिए होते हैं कि ये पैसेज द हिंदू से है, या इंडियन एक्सप्रेस से है, या लाइव लॉ से है, या आई रीडर से है, हिंदुस्तान टाइम्स से है, टाइम्स ऑफ इंडिया से है। तो उस टाइप के पैसेजेस जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्ज़ाम में और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है, उस टाइप की न्यूज़ कंपाइल करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे कि आपकी अवेयरनेस तो बढ़े ही साथ आप एग्ज़ाम के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएँ। एंड एज आई ऑलवेज से कि न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कंपटीशन की तैयारी का, स्पेशली फॉर एन एग्ज़ाम लाइक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ पे इंग्लिश सेक्शन भी है, लीगल रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है। ये सब कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका स्ट्रांग होता है। आप एडिटोरियल पढ़ते हो, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले दिन की न्यूज़ से। पहले दिन इस सेगमेंट का पहला जो सेशन आज से शुरू होने वाला है 15 मार्च से, और डेली डेट वाइज आपको इस चैनल पे न्यूज़ मिलती रहेगी। शुरू करने से पहले मैं ज़रा सा ये बता दूं कि 9381494584 ये नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, जब आप स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन ले रहे हो, आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए, किस कॉलेज में जाएं, कौन से एग्ज़ाम्स लिखें, क्लैट, IPM, CUET, होटल मैनेजमेंट, कुछ भी, कौन सा कॉलेज, कट ऑफ, प्लेसमेंट सिनेरियो, जो भी आपकी करियर रिलेटेड क्वेरी हो, आप इस व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आराम से हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग हाउ टू get the best campus, get the best college for your lucrative career in whichever field you choose. So starting with the highlights for today, 15th मार्च को जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, चार सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप हर जगह देखोगे, वो है आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस आ गया है और रूलिंग चल रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि होती क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स में आज फ्रंट पे आप देखोगे एक इंसान का नाम सैंटियागो मार्टिन, जिसे लॉटरी किंग भी कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने 1368 करोड़ रुपीज़ इसकी फर्म ने डोनेट किए हैं। अब क्या डोनेट किए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये अमाउंट कोई क्यों डोनेट करेगा, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, ये सब समझते हैं आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड न्यूज़ हम बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो एक हमारी कमीशन है, इलेक्शन कमीशन। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो है मिस्टर सुखबीर सिंह सांधू का। इनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है और क्या अभी करंट सिनेरियो है, स्टेटस क्या है, अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमीशन। तीसरी न्यूज़ हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है जो कि हमारी करंट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, जिसमें कि हम हो सकता है आने वाले समय में जो नेशनल इलेक्शंस हैं
वो स्टेट इलेक्शंस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, जैसे कि अलग अलग इलेक्शंस ना हो कि कभी हर समय इलेक्शन ही चल रहा है, कभी नेशनल इलेक्शन चल रहा है, कभी यूपी का इलेक्शन चल रहा है, कभी झारखंड का। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी प्रपोजल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये सारी न्यूज़ जैसे कि आप देखते हैं हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जो कि क्लैट जैसे या जितने भी मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड पैसेजेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वाले सोर्सेज हैं। हिंदुस्तान टाइम्स है, एनडीटीवी है, मिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, ऐसे द वायर भी है। तो अलग अलग सोर्सेज से हम ये न्यूज़ ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले इशू से, दैट इज़ द इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिर है क्या, व्हाट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैगजीन में आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी ये इशू क्यों है, वाई इज़ दिस न्यूज़? कोई नई चीज़ तो है नहीं, 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी हम 2024 में इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था कि इसकी वैलिडिटी क्या है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो ये बॉन्ड्स इशू करती है, जिसके थ्रू आप ये बॉन्ड ले सकते हो और एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो, उसने एक लिस्ट रिलीज़ करी है उन सब की जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। और क्योंकि अभी ये लिस्ट रिलीज़ हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को कि लिस्ट रिलीज़ करो, और इलेक्शन कमीशन ने ये लिस्ट अब रिलीज़ करी है, तो इसलिए ये सारा न्यूज़ में बना हुआ है। तो अभी थर्सडे को, कल ही इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ करी उन लोगों की जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं होता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो मान लीजिए आप बीजेपी को पैसा देना चाहते हो, तो आप बीजेपी को डायरेक्टली पैसा नहीं दोगे, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाओगे, उनसे 1000 रुपीज़ की डिनोमिनेशंस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लोगे, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए जा सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी उन बॉन्ड्स को एनकैश कर सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देने का, डोनेशन देने का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो एक बात तो क्लियर है कि है क्या, व्हाट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू गिव डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इसमें खास बात यह है कि ये एनोनिमस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अपने आप में ही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि पीछे की पार्टी का नाम एसबीआई को पता होगा क्योंकि एसबीआई से ख़रीदा जा रहा है, लेकिन और अदरवाइज़ ये एनोनिमस रहता है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, और इसलिए लोगों ने बोला कि ऐसे तो कोई भी गवर्नमेंट को डोनेट कर दे और अपना काम करवा ले। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे एक टेंडर चाहिए गवर्नमेंट से, मुझे कुछ पॉलिसी में चेंजेस चाहिए, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं गवर्नमेंट से बोलूँगा कि मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इतने करोड़ दे रहा हूँ, आप मेरा काम करवा दो, पता भी नहीं चलेगा किसने दिए, और उसका काम भी हो गया, गवर्नमेंट को भी पैसे मिल गए, मज़ा ही मज़ा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाला इशू था, इसलिए थोड़ा सा स्टेप लिया जा रहा है। हालांकि अभी ये इंटरेस्टिंग बात मैं ये लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की बात ये कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम अमाउंट था, जो हाईएस्ट अमाउंट दिखाई दिया इस बार के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो कलेक्शंस की बात करी गई, तो इनका नाम सामने आया, सैंटियागो मार्टिन। और इंटरेस्टिंगली ये एक लेबरर की तरह इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। तो इनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, इनकी फर्म का नाम है ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 1368 करोड़ रुपीज़ डोनेट किए थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, और एज अ लेबरर इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी। फिर इधर साउथ इंडिया में जाके इन्होंने लॉटरी के इस जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें वो एंटर किए। फिर अब तो खैर बहुत कुछ करते हैं, अब तो रियल एस्टेट पे भी हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो एसेंशली होटल सर्विसेज एंड गेमिंग सर्विसेज, गेमिंग यही कसिनोज एंड बेटिंग, तो ये हाईएस्ट अमाउंट था। अब ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को ज़रा ठीक से समझना। इलेक्टोरल बॉन्ड एज आई ऑलरेडी मेंशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि
ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग हो। अब ट्रांसपेरेंट क्या हो रही है ये तो समझ के बाहर है और इसीलिए इशू भी है, पर एसेंशली 2017 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो पर्पज़ यही था कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग होनी चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास। देन सिर्फ एसबीआई ऐसा नहीं, कोई भी बैंक इशू कर देगा, आईसीआईसीआई नहीं इशू कर देगा, आरबीएल बैंक नहीं इशू कर देगा। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने की। 1000 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस में ये इशू होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हर समय होते रहते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर विंडो होती है, एक ड्यूरेशन होती है, मंथ्स होते हैं, उन्हीं स्पेसिफाइड पीरियड में इनको इशू किया जा सकता है और उन्हीं स्पेसिफाइड पीरियड्स में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एनकैश कर सकती हैं। तो अभी तक मामला क्लियर है, आप समझ चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, आप समझ चुके हैं कहाँ से मिलता है, आप समझ चुके हैं इशू क्या है, इसमें थोड़ा सा दाल में काला क्या लग रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बोल रहे हैं लेकिन एनोनिमस रख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसयूज़ होने के चांसेस है और होते ही होंगे, होते ही है। इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से बोला कि आप लिस्ट दीजिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी लिस्ट रिलीज़ करी और इसीलिए आज हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इशू क्या बना, प्रॉब्लम क्या है कि चैलेंज क्यों किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसपेरेंसी वाला और एनोनिमस जो डोनेशन होते हैं उसको लेकर इशू था। तो इन दोनों के नाम याद रख लीजिए, आपके करंट अफेयर्स से के लिए इम्पॉर्टेंट है। एडीआर एंड कॉमन कॉज और सीपीआईएम। एडीआर एंड कॉमन कॉज मतलब ये एक एनजीओ और सीपीआईएम ये तो पॉलिटिकल पार्टी ही है। इन्होंने चैलेंज किया इलेक्टोरल बॉन्ड के वैलिडिटी को, इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को, उसके मिसयूज़ को, क्योंकि क्या होता है कि जो डोनर का नेम है वो पब्लिक नहीं होता। तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कोई भी है, इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो गवर्नमेंट से फेवर ले सकता है पैसे देकर। कोई उसको लाइसेंस चाहिए, लीज चाहिए, कोई पॉलिसी में चेंज चाहिए, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो बस इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेगा एसबीआई से, डोनेट कर देगा पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी उसका यूज़ करेगी कैंपेनिंग में या इन जनरल कुछ नहीं करेगी, रखेगी अब पैसा अपने पास और इसका भी काम हो जाएगा, एज आई ऑलरेडी मैंशनड। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का इशू था, इसलिए चैलेंज किया गया है। अब इसमें बात यहाँ पे है कि ये जो लार्ज डोनेशन अमाउंट्स होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के गवर्नमेंट को लेके, इसका मिसयूज़ हो सकता है, एसेंशियली ये इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हुआ क्या फिर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और लेना भी चाहिए। हालांकि काफ़ी टाइम से इस पर स्पेकुलेशंस थी कि ये अलाउ कैसे हो रहा है, ये मिसयूज़ तो डेफिनेटली हो रहा है इसका, तो इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक कौन है, एसबीआई ही तो है, जो एसबीआई है वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करेगा, रोका पहले तो उसको। दूसरा, जो एसबीआई है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिटेल देगा जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं और सारे पर्टिकुलर्स देगा और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट करेगा 6 मार्च, मतलब इसी मंथ के। अब तो मतलब कर चुका है, ये पुरानी रूलिंग बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट मंथ की रूलिंग बता रहा हूँ। एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो सारी डिटेल्स देगा कि किस तारीख को बॉन्ड परचेज़ किया गया, किसने परचेज़ किया और डिनोमिनेशन क्या था, और ये भी बताएगा कि किस पार्टी ने उसको रिसीव किया, डिटेल्स ऑफ द पार्टी हु रिसीव्ड कंट्रीब्यूशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करने का डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को। फिर 15 मार्च जो कि आज की तारीख है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश करेगा इन्फॉर्मेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो कर ही चुका है, तभी हम लोग ये बात कर रहे हैं सैंटियागो वाली, और ये सारी बातें ओपनली अब डिस्कस हो पा रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इनकैश नहीं हुए हैं, मतलब कि मैंने बोला ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही उसको इनकैश कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए इशू भी हो गए, ले भी लिया पर इनकैश नहीं हुआ, तो वो उसको वापस करिए, तो वो उसको रिटर्न किया जाएगा, वो उसको रिफ़ंड किया जाएगा परचेजर्स को। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। तो आपको समझ में आया इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, आपको समझ में आया करंट कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों है।
आपको समझ में आया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है। अब इतना समझने के बाद अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलाउ रहने चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे तो चाहिए, कैंपेनिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। तो अगर कोई पब्लिक है एक डेमोक्रेसी में पैसा देना चाह रही है पॉलिटिकल पार्टी को, और डायरेक्टली पैसे देने पे कुछ कैप लगा हुआ है, उस लिमिट से ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल और इवन एज एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं डायरेक्टली दे सकते, या अगर डायरेक्टली दे सकते हैं तो वो डिक्लेयर करना पड़ता है अबव 20,000। तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट 2017 में अरुण जेटली ने जो इंट्रोड्यूस किया था, क्या उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए? या फिर क्योंकि इसका मिसयूज़ डेफिनेटली हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, जो बोल रहा है कि नहीं हो रहा वो खुद को तो धोखा नहीं दे रहा, पर ऑफ कोर्स डिनाई कर रहा है, आंखें बंद किया हुआ है। एनोनिमिटी है, कोई भी बॉन्ड खरीद के गवर्नमेंट को डोनेट कर रहा है, और जैसा कि आपने देखा हजारों करोड़ रुपए डोनेट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट शुड बी डन अबाउट इट, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन एक्शन, एंड दैट इज़ द करेंट स्टेटस। तो आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलाउ होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और हो, और डोनेशंस भी हो जाए, और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन रहे, डोनर की भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। ये तो रही पहली न्यूज़। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर ज्वाइन करे हैं, सुखबीर सिंह सांधू, फ़ोटो में आप देख सकते हैं उनको। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुखबीर सिंह सांधू जो है वो कहीं ना कहीं आपको इनको मतलब ये इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं ना, यानी कि जो बॉडी इलेक्शन कराती है उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे जा रहे हैं। प्रोमिनेंट क्या, 3 ही लोग होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनमें से एक ही है। तो जो बॉडी अभी इलेक्शन होने वाले हैं, नेशनल इलेक्शन, तो ये थोड़ा सा इनको आपको पॉलिटिकल एफिलिएशन दिख जाएगा बीजेपी के थ्रू। हालांकि जो भी पब्लिक लाइफ में होगा वो तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ से एसोसिएटेड होता ही है, पर आपको ये जो भी 2 नए पॉलिटिकल इलेक्शन कमिश्नर दिखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको एसोसिएशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप विकीपीडिया में उठा के देखोगे इनका प्रोफाइल, तो वो भी है। तो क्यों अभी चेंज क्यों हो रहे हैं एक्चुअली, अचानक से क्यों चेंज हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन? अभी तो थे, एक तो चलिए रिटायर हो गए थे अभी 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो एक अनूप चंद्र पांडे जी हैं, वो रिटायर हो गए थे। हालांकि एक अरुण गोयल जी हैं, वो एकदम से रिज़ाइन कर दिए अभी 9 मार्च को। तो एकदम से 9 मार्च को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि आई एम नो वन टू जज, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन कर दिया है, तो दैट इज़ ओके। पर ऐसा क्या रीज़न था कि इन्होंने, अरुण गोयल ने बिल्कुल से रिज़ाइन कर दिया, ये अभी अनक्लियर है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हैं, वो तो अभी नेक्स्ट ईयर रिटायर होंगे, और ये अरुण गोयल पता नहीं क्यों रिटायर कर दिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर 2025 में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते, ये नेक्स्ट इन लाइन थे एज़ पर द सीनियरिटी। तो ये 1 साल रुकते तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते, पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब जो हमारे पास अभी करंट स्टेटस है वो सुखबीर सिंह सांधू हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। और जो दूसरे हैं जो इनके जस्ट पहले अपॉइंट हुए थे, वो भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, वो हैं ज्ञानेश कुमार। तो ये इनको अपॉइंट किया गया। और जो पैनल थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने अपॉइंट किया इनको। अब देखिए, ये है आज का स्टेटस, आज के हमारे इलेक्शन कमीशन का स्टेटस। यही लोग हमारा नेशनल इलेक्शन कराएंगे, और देखते हैं कौन सी पार्टी आती है। हालांकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार, ये 1 सितंबर 2020 से हमारे हैं, और इन्होंने 25th चीफ मिनिस्टर, ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से।
और जो बाकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुखबीर सिंह सांधू, इनके पास लॉ की डिग्री है। देख लीजिए, आपके पास जो आते होंगे, और मैं भी जाता था जब आपके पास, मैं आपसे कहता था कि लॉ कर लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी लॉ किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी लॉ किया था, पटेल ने भी लॉ किया था। ये सब देखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए, पहले होम मिनिस्टर बन गए, पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने भी लॉ किया था। कितने सारे लॉयर्स का नाम हम लोग लेते हैं कि ये लोग सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में। तो आप अब एक और नाम उसमें जुड़ गया है, आप लॉ कर लीजिए, आप इलेक्शन कमिश्नर भी बन सकते हो। तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एवरीथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन। तो ये जो है उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, जिस टाइम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनके टेन्योर में। और जब पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि पुष्कर सिंह धामी किस पॉलिटिकल पार्टी से चीफ मिनिस्टर थे। यस, भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमिश्नर एक मिस्टर ज्ञानेश कुमार है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो अगेन भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, मैनिफेस्टो में था, और काफ़ी क्रेडिटेड भी होते हैं वो लोग इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने प्रॉमिस किया और करके दिखाया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इनफैक्ट ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का भी एसोसिएशन है मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी का। तो इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुखबीर सिंह सांधू, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार। राजीव कुमार का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपके जीके में डायरेक्टली पूछ लेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई मैंने बोला है नोट डाउन कर लीजिए, तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के पर्सपेक्टिव से। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए 9381494584, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमिश्नर बन गए, अभी आपको लॉ स्टूडेंट बनना है, अभी आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। आप CUET भी लिख रहे हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जहाँ भी जाना है आपको पहले तैयारी करनी होगी। ओके, अब देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें पहली बार हुई हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया इन अकॉर्डेंस विद द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये एक एक्ट है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो ये अभी लास्ट ईयर दिसंबर में ही ये एक्ट आया, और पहली बार इसके थ्रू अपॉइंटमेंट हुआ है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके जीके के पर्सपेक्टिव से, कि इस कमेटी में होता क्या है। एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो अपॉइंट करती है इन सबको। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसमें क्या होता है, एक यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं PM द्वारा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो अभी करंट सिनेरियो में क्या है, करंट कमेटी में क्या है, जिस यूनियन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, और जिस लीडर ऑफ अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे अधीर रंजन चौधरी, जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस है लोकसभा में। हालांकि ये अधीर रंजन चौधरी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट पहले बताया गया ये नॉमिनीज़ के नाम, उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कौन किसको क्या अपॉइंट करना है, क्या करना है। 10 मिनट पहले मेरे पास नाम आया, तो काफ़ी परेशान से चल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी। ओके, तो या सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्शन कमीशन। ये फैक्चुअल, ज़्यादा फैक्चुअल है, मैं तो आपको मेन ये बताना चाह रहा था कि सुखबीर सिंह सांधू, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार, इन तीनों का नाम डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको स्लैट, MHCT या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है बियॉन्ड, ये तो क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं लॉ की बात करूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो जिसमें कि GK की ज़रूरत होती है, सब के लिए यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए। ALET वगैरह में तो पूछ ही लेते हैं, राइट। सो अब आते हैं अपनी लास्ट न्यूज़ पे, वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
एक प्रपोज़ल है फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी करेंट तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने वो हेड हैं इस हाई लेवल कमिटी का जो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम कर रही है, प्रपोज़ल बना रही है, बता रही है, अपना सजेशन दे रही है, और उन्होंने यही सजेस्ट किया कि होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। तो और भी उनके साथ लोग हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अरुण राम मेघवाल हैं। इन सब ने मिल के बोला कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए देश में, एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, हर समय अलग अलग टाइम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए दो बातें हैं, इनके हिसाब से अगर सिंक्रोनाइज्ड पोल्स होंगे, एक साथ सब जगह इलेक्शंस होंगे, तो रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, अलग अलग कैंपेनिंग, अलग अलग सारे लोगों की ड्यूटी लगाना, अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना अलग अलग टाइम पे, वो सब एक जगह एक साथ हो जाएगा। लार्ज स्केलर वोटर पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा लोग वोट देंगे, बहुत सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डिसरप्शंस कम होंगे, ऐसा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जोड़ दिया इकोनॉमिक ग्रोथ पे और बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें इन्होंने पूरा डाटा निकाल के दिया कि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जीडीपी जो है, ओवरऑल जीडीपी जो डिप ले लेती है जब अलग अलग इलेक्शंस होते हैं या ऐसे होता है। तो पूरे एनालिसिस के साथ उन्होंने बोला कि ये फाइनेंशियली भी अच्छा है, रिसोर्सेज के लिए भी अच्छा है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी फॉलो होगा, वोट भी ज़्यादा होगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो। वहीं पे जो ऑपोजिशन वाले हैं वो बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मतलब पूरे डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, मोदी जी का काम करेंगे, योगी जी का काम करेंगे। तो एक तरीके की ऑटोनॉमी होती है स्टेट्स की। हालांकि इमरजेंसी के टाइम जो है हमारा क्वाजी फेडरल माना जाता है, इमरजेंसी के टाइम सेंटर ऑल पावरफुल हो जाता है, पर उसके बारे में मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा, और आप मेरी एक्सक्लूसिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। पर अभी मैं बता रहा हूँ कि इनको प्रॉब्लम क्या है। इनको प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारी ऑटोनॉमी ख़त्म हो रही है। आप कह रहे हो कि सब एक साथ इलेक्शन कराओ, नहीं, हम अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। तो भले ही स्टेट्स जो है वो यूनियन का पार्ट हैं, लेकिन हमारी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारी खुद की पावर्स हैं, उसमें कितनी सारी टेक्निकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस होंगे। आप कह रहे हो कि सब एक साथ करा दो, कैसे एक साथ करा दें? सबकी टाइमिंग अलग अलग है, हर सब 5-5 साल में अलग अलग टाइम पे होता है, तो कितनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, देख के चलनी पड़ेंगी। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब ये ऑपोजिशन को तो आगे कुछ ना कुछ तो अपोज करना ही होता है, और ये तो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा तो है, पर होगा कैसे, ये सवाल है। तो यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि साइमल्टेनियस स्टेट होने चाहिए इलेक्शंस, स्टेट और नेशनल इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए? जब नेशनल इलेक्शन हो रहा है उसी टाइम सारा इलेक्शन निपटा दो पूरे कंट्री का, वो ज़्यादा बेहतर है कि एक साथ कैंपेनिंग हो, एक साथ जो लहर चल रही हो उसी लहर में सारा देश जो है निपटा दे इलेक्शन? या फिर जैसे अभी चलता है कि कभी कोई इलेक्शन, कभी कोई इलेक्शन, कभी कोई इलेक्शन, सारा टाइम पूरे सालों 12 महीने इलेक्शन ही चल रहा है? तो बताइएगा। एंड दोज इन फेवर से आई, एंड दोज हु अपोज दिस से नोज। अगेन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 9381494584 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी करियर रिलेटेड क्वेरी। आने वाले दिनों में और बहुत जल्दी ही हम लोग एक्सक्लूसिव बैचेस शुरू करने वाले हैं क्लैट के लिए, CUET के लिए। तो अगर आप ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, आपको जानना है कौन सा कोर्स करें, किस यूनिवर्सिटी से करें, कैसे क्या करें, उसकी तैयारी कैसे करनी है, किस डोमेन में क्या होता है, कौन से लैंग्वेजेस, ये सारे कन्फ्यूज़न, सारी चीज़ें आप हमें डायरेक्टली पूछिए, हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। और हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप रीच आउट करिए, हम आपको आराम से अच्छे से बताते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज में जाना है, आपको सब कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा।
तो दिस इज़ अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी डेली न्यूज़ अपडेट और करंट जो भी आपसे रेलिवेंट होंगी इस चैनल पे आती रहेंगी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ आने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो या आपको इंटरटेनमेंट भी चाहिए, आप इस चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि बहुत काम की चीज़ आपको पता चल गई है, उनको भी शेयर करिए। कॉल करिए हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया करियर काउंसलिंग में आप हमेशा तैयार रहूँगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आपको बताएगी, सही गाइडेंस देगी, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। और कब नंबर तो आपके पास है ही, कभी ऐसे ही कॉल कर लीजिएगा, बात हो जाएगी। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप you got to learn something new, you will remember some of these things and hopefully जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है, और मेरा एस्टिमेशन काफ़ी सही होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके, कि जितनी बातें मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा, हर सेशन में बताऊंगा, उसमें से बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि आप सेम टॉपिक्स एग्ज़ाम में इनकाउंटर करोगे। तो इसको सीरियसली लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ये सारी चीज़ें घूम फिर के एग्ज़ाम्स में वही आती रहती हैं। और मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है इन सारे। मैं खुद लिखता, हर साल लिखता हूँ क्लैट का पेपर। अभी जब से CUET शुरू हुआ है, CUET भी लिख रहा हूँ, IPM के सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे जजमेंट पे ट्रस्ट करिए, और जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको सीरियसली लीजिए, और कॉल करिए, बात करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। डेली न्यूज़ अपडेट तो होगी ही, उसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल में, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सबको भी फॉलो कर लीजिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।